हाफिज शहबाज साहब तलावत करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. जनाब हाफिज सफीउद्दीन अहमद साहब डायरेक्टर ऑपरेशन, जनाब नजीबुल अंबिया साहब रीजनल डायरेक्टर, जनाब अली रजा साहब असिस्टेंट डायरेक्टर और चिश्ती लाल यूनिवर्सिटी टीम मेंबर्स और अरकान मजलिस आला और हाज़रीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम। मैं जनाब हाफिज सफीउद्दीन अहमद डायरेक्टर ऑपरेशन चिश्ती लाल चैम्बर्स व इंटरनेशनल इमिग्रेशन लॉ फर्म और उनकी टीम को गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स आमद पर खुशामदीद कहता है और इनका इंतहाई ममनून हूँ कि उन्होंने हमारे अरकान की मालूमात के लिए आगाही सेमिनार का एहतमाम किया। गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपने अरकान मालूमात के लिए मुख्तलिफ औकात में मालूमाती सेमिनार और वर्कशॉप का एहतमाम करता रहता है ताकि नई और जदीद मालूमात के जरिए मेम्बरान अपने कारोबार में जदीद दौर के मुताबिक बेहतरी ला सकें। आज का ये अहम सेशन भी इसी सिलसिला की एक कड़ी है। वैसे भी मालूमात का तबादला अब सेकंडों में तब्दील हो चुका है। इंटरनेट ने मालूमात तबादले को इंतहाई तेज और सहल कर दिया है। कोई भी मालूमात अगर दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुँचानी हो तो सिर्फ सिंगल क्लिक करने की जरूरत है। मैं अपनी बात को समेटते हुए अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी से गुजारिश करूँगा कि आज के इस मालूमाती तरबीती सेशन को आगे बढ़ाएं ताकि हमारे अरकान जिस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं इनका मकसद पूरा हो सके। आपकी आमद का अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें मौका इनायत फरमाया। मेरा नाम नजीबुल अंबिया है। हाफिज सफीउद्दीन साहब मेरे बराबर में तशरीफ़ फरमाए। हम दोनों इस कंपनी के पार्टनर्स हैं। आप सब लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाल के हमें मौका इनायत फरमाया कि हम आपके साथ यहाँ बैठें और बैठ के कुछ जो भी कैटेगरीज हैं हमारे पास बेसिकली बिजनेस कम्युनिटी के लिए, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए उस हवाले से कुछ मालूमात आपको फराहम करें। थोड़ा सा हम पहले अपनी कंपनी के बारे में आपको आगाही देना चाहेंगे। चिश्ती लॉ चैम्बर्स बेसिकली पिछले 25 साल से पाकिस्तान में अपनी खदमात अंजाम दे रहा है। हमारे ऑफिसेस कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, यूके और यूएई में। हम पाकिस्तान में स्पेशली यूके की जो इमिग्रेशन है उसके पायलट्स में से हैं। जितने भी प्रोग्राम्स आए हैं यूके के आज तक वो सब हमने ही शुरू किए और अभी भी जो चल रहे हैं उसमें सारे एक्सपर्टीज़ इस वक्त तो काफ़ी सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन चूँकि एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा है, सक्सेस रेट सबसे ज़्यादा है, तो बहरहाल थोड़ा बहुत आपको पड़ता है। आज हम जो यहाँ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं वो बेसिकली क्योंकि बिज़नेस कम्युनिटी है तो ये बताने के लिए हाजिर हुए कि आपके लिए इस वक्त यूके और यूएई में किस किस्म की बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है जिसकी बेस पे आप अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। पहले हम यूएई के हवाले से आपको कुछ मालूमात फराहम करेंगे, उसके बाद छोटा सा सवाल जवाब का सेशन होगा, फिर हम उसके बाद यूके के हवाले से आपसे गुफ्तगू करेंगे, थोड़ी सी प्रेजेंटेशन देंगे, फिर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू। तो अभी हम जो प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं वो हम यूएई से स्टार्ट करेंगे। आपको बताएंगे कि यूएई में किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिससे आप अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। हम पाकिस्तान में तो बिज़नेस कर ही रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं ज़ाहिर है हमारे प्रोफाइल में इजाफा होना है। अगर हम पाकिस्तान में बिज़नेस करते हैं
यूके में ब्रांच ऑफिस खोलते हैं, यूएई में ब्रांच ऑफिस खोलते हैं, तो उसका फ़ायदा ही हमें होना है। तो सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा मेरी टीम बुशरा और सहर ये आपसे यूएई के हवाले से कुछ मालूमात फराहम करेंगी, फिर सवाल जवाब का सेशन होगा जो यही आपके सवाल के जवाब देंगे, फिर मैं टेक ओवर करूँगा यूके के हवाले से, फिर हम यूके के हवाले से बात करेंगे। जी बुशरा प्लीज़। Success is achieved and maintained by those who try and keep trying. In the name of Allah, I would like to thank all of you at our great event, Chishti Law Chambers. This is Bushra Qamar here, corporate consultant on the behalf of Chishti Law Chambers. जैसे कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान में अभी क्या हालात चल रहे हैं। पाकिस्तान में लेट्स से अगर आप सारे यहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी मेरे साथ है और आप सब ये जानते हैं कि पाकिस्तान में अगर हम एक रिप्यूटेड बिजनेस कर रहे हैं तो आने वाले वक्तों में पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेट के क्या हालात हैं। अगर आप पाकिस्तान में कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, नो डाउट अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक स्टेट है वो डाउन जा रही है। तो हम उसमें आपके लिए चिश्ती लॉ चैम्बर्स आपके लिए ऐसा प्लेटफॉर्म लाया है कि आप इसको रिजॉल्व करें इस इशू को, और बजाय इसके कि हम किसी ऐसी इकोनॉमिक स्टेट वाली कंट्री में इन्वेस्टमेंट करें या फिर कह लें कि अपने बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट कर दें जिसमें हमें आने वाले वक्तों में बहुत सारा बेनिफिट नहीं होने वाला। अब अगर मैं यूएई की बात करूं जो कि मेजरली हम जिसको डिस्कस कर रहे हैं, हब ऑफ बिजनेसेस है यूएई, ठीक है। यूएई में अगर इकोनॉमिक स्टेट देखी जाए तो अरब कंट्रीज में इसकी जो अभी इस टाइम पे है स्टेट, ये 3rd नंबर पे है और अभी प्रेडिक्शन हुई है कि ये नंबर 1 पे भी आ सकता है इकोनॉमिक स्टेट के लिहाज से। तो व्हाई नॉट अस, हम क्यों नहीं कर सकते ये, बजाय इसके कि हम यहाँ पे अभी अपनी इन्वेस्टमेंट मजीद करें, हम अपने बिजनेस को यूएई में एस्टैब्लिश करें। हम आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप यूएई में अपना बिजनेस स्टार्ट करें, यूएई में एक स्टार्टअप लें, अपना वहाँ पे ब्रांच ऑफिस आप ओपन करें, वहाँ पे एक ऑफिस लें, किसी किस्म का कोई भी बिजनेस हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि कोई स्पेसिफिक बिजनेस आप उठा के ले आए। मेजर जो हमारा फोकस है वो है जनरल ट्रेडिंग पे, कोई भी आप बिजनेस वहाँ पे कर सकते हैं। अभी जो हमारा फोकस है वो है 2 लैंड है, फ्री जोन है और इसके अलावा मेन लैंड है। जो चिश्ती लॉ चैम्बर्स फोकस कर रही है वो कर रही है फ्री जोन पे। अब फ्री जोन का सबसे ज्यादा जो आपको बेनिफिट है वो ये है कि भाई कोई टैक्स नहीं है, नो टैक्स। अभी इस टाइम पे बिजनेसमैन क्या चाहेगा, यही चाहेगा कि आपको कोई टैक्स ना पे करना पड़े। टैक्स नहीं है, किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं है, तो आपको सारा बेनिफिट मिल रहा है, सारा बेनिफिट है। और फिर उसके बाद ये कि अगर आपकी इकोनॉमिक स्टेट अच्छी है तो उसमें आपको बेनिफिट आपको बाद में मिलेगा, पे बैक मिलेगा, आपके पैसे ज़ाया होने का कोई चांस नहीं है। इकोनॉमिक स्टेट की प्रेडिक्शन भी ये है कि वो अप स्टेट में जा रही है, तो आपको वहाँ पे अगर लेट्स इन्वेस्टमेंट करते भी हैं तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट है, प्लस पॉइंट है। तो हम आपको यही सजेशन देंगे कि आप यूएई में जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट लें, बिकॉज यहाँ तो माशाल्लाह से आपके अच्छे बिजनेस चल रहे हैं, तो आने वाले वक्तों में आप उसको जो है वो एक्सपैंड करें या एक्सटेंड करें। इसके अलावा इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, नो आइट्स, नो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, छोटी सी इन्वेस्टमेंट से भी आप इसको स्टार्ट ले सकते हैं। लेट्स से आप मेरे पास आते हैं, हम कहते हैं मैडम जी हम तो 4 भाई हैं, हम जाना चाह रहे हैं यहाँ से, आप हमें भेजें यूएई, मैं आपको यूएई भेज दूंगी। एक ही पैकेज के अंदर गोल्डन वीजा प्रोवाइड कर रहे हैं चिश्ती लॉ चैम्बर्स आपको, एक ही पैकेज के अंदर आप 4 फैमिलीज यहाँ से मूव कर सकती हैं। अब उसमें 10,000 या 50,000 दिरहम है जो कि आपको यहाँ से पे करना है। 6 ईयर का आपको वीजा मिलेगा इनिशियल, प्लस 6 ईयर में वो एक्सटेंडेबल होगा, वीजा फॉर लाइफ, ठीक है। लाइक आप यहाँ से फुल अपनी लाइफ के लिए यहाँ से मूव कर सकते हैं। आप चाहें तो अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करें, विद फैमिली मूव करें। पाकिस्तान से अभी इस टाइम लोग मूव करना चाह रहे हैं किसी ऐसी स्टेट में जहाँ पे आपका फ्यूचर अच्छा हो, आप अपने बच्चों को बेटर एजुकेशन दे सकें, उनका बेटर फ्यूचर देख सकें। तो ये अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए है कि आप अपने 2 शेयर होल्डर हो जाएं, कोई मसला नहीं, किसी को मैनेजर पोस्ट पे साथ ले जाएं, किसी को आप कह लें कि एम्प्लॉयमेंट पे ले जाएं साथ, लेकिन ये 4 फैमिलीज यहाँ से इजीली मूव कर सकती हैं। अब उसमें आपका अगर पर फैमिली का मैं देखूँ ना, कह लें कि इन्वेस्टमेंट देखूँ 1 ईयर की, तो ये 6,000 दिरहम बनती है, जो कि बहुत एक मिनिमम अमाउंट है एक फैमिली के लिए यहाँ से मूव करने के लिए इनिशियल। तो एक बहुत अच्छा पैकेज है अगर आप मतलब 4 लोग इकट्ठे अप्लाई करना चाह रहे हैं गोल्डन वीज़ा में। इसके अलावा आप ये देखें कि इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप हम दे रहे हैं आपको बिजनेसेस की। टैक्स फ्री जोन में दे रहे हैं, रासुल खैमा है, डिफरेंट आपके जोन्स हैं जिसमें हम आपको ये ऑफर कर रहे हैं।
अब इसके आगे फर्दर जो भी मज़ीद डिस्कशन है वो मेरी कोलीग आपसे करेंगी। थैंक यू। Assalamu alaikum everyone. I am Sayed Tahir, a corporate consultant in Chishti Law Chambers. Thank you so much all to coming here today, and thank you so much Ms. Bushra to give the opportunity to speak with these gentlemen. It's a great honor for me. जैसे मिस बुशरा ने आपको बताया कि हम अपना स्टार्ट बिजनेस कैसे कर सकते हैं, हमारा फोकस जो है टैक्स फ्री जोन में है, जिसमें आई थिंक सो इस टाइम पे हर बिजनेसमैन की सबसे पहली रिक्वायरमेंट यही होता है कि मैं जो हूँ टैक्स कम से कम पे करूँ। इस टाइम पे ऑल ओवर द वर्ल्ड यूएई आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या स्टार्ट बिजनेस को आगे आप फर्दर मूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास कोई स्पेसिफिक बैंक स्टेटमेंट की नीड नहीं है, आपको अपने बिजनेस की कोई वर्थ नहीं दिखानी कि इतने % पे होगा नहीं होगा तो ही आप जा सकते हैं। इनफैक्ट आपके पास बस आइडिया है, आप कुछ इन्वेंट करना चाह रहे हैं, कुछ आप न्यू करना चाह रहे हैं, आप यू कैन स्टार्ट विद ज़ीरो, यू कैन स्टार्ट विद अ ब्रांच ऑफिस। इसमें ऐसे आपको कुछ नहीं मिलेगा कि भाई मैं अगर मेरे पास ये डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होगी, मैं टैक्स रिटर्न्स दिखाऊंगा, ईच एंड एवरीथिंग कंप्लीट होगी तो ही मैं मूव कर सकता हूँ। आप अगर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में मेरी मैन्युफैक्चरिंग चल रही है वो ऐसे ही कंटिन्यू रहे, लेकिन उसकी ट्रेडिंग आपको एक एग्जैक्ट प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा कि आप कहाँ स्टार्ट करेंगे और कैसे करेंगे। क्योंकि इस टाइम पे अगर आप पाकिस्तान में ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, तो उसमें सिर्फ ये नहीं है कि आपको जो है, जैसे अगर पाकिस्तान में बैठ के आप यूरोप में अपनी ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं या चाइना में करना चाह रहे हैं, इन सब के डिफरेंट मेथड्स हैं। इन सब की ट्रेडिंग के लिए चिश्ती लॉ चैम्बर्स आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, वो है यूएई की मार्केट। अब पहला सवाल आप सबका यहाँ ये बनना चाहिए कि यूएई की मार्केट ही क्यों, इसमें हमें आगे क्या बेनिफिट मिलेगा। आप चाहे यूके मूव कर सकते हैं, यूरोप मूव कर सकते हैं, आप चाइना में अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हैं जैसे आप, लेकिन यूएई में इस टाइम पे हमारे पास जो सेफ पॉइंट हैं वो क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको ये अवेयर करती चलूँ कि पाकिस्तान और यूएई की गवर्नमेंट में जो इस टाइम पे हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दिखती है, वो आई थिंक सो आप सब उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे। यहाँ पे आप थाउजेंड्स में या हंड्रेड्स में भी इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक बार ज़रूर सोचते हैं कि मैं अगर किसी के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, पार्टनरशिप कर रहा हूँ, कि वो बाकी मेरे लिए सेफ एंड साउंड है, मुझे आफ्टर 2 मंथ्स 6 मंथ्स 1 ईयर आपको उसका पे बैक। इवन कि इस टाइम पे यहाँ पे जो बिजनेसमैन अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको सबसे पहला फेयर क्या होता है कि अगर यार मैं यहाँ पर 1 लाख 2 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मुझे मेरी ही अमाउंट कल को रिकवर होगी भी कि नहीं, ठीक है। इस हवाले से यूएई की गवर्नमेंट और हम आपको इस चीज़ का आप क्या कह रहे हैं, इस चीज़ का कॉन्फिडेंस देते हैं कि अगर आप थाउजेंड्स में भी इन्वेस्ट करते हैं या स्टार्ट विद ज़ीरो करते हैं, आपको एटलीस्ट ये फेयर नहीं है कि यार मेरा ये पैसा डूब जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग हमारे पास क्या आ जाती है, जो आप अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर रहे हैं, ठीक है, हमने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है, आप यूएई की मार्केट में फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं। यूएई की मार्केट आपको इस टाइम पे एक ओपन इकोनॉमी की फॉर्म में मिलेगी। आपको यूएई में स्टार्ट करते हैं, आप मार्केट में आ गए हैं, आप वहाँ बैठ के यूरोप में, यूके में, कनाडा में, चाइना में, जापान में, आप जहाँ चाहें जैसे चाहें आप अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपको इसमें कोई बैरियर नहीं मिलेगा कि मुझे जो है अपना बिजनेस की ये टाइप होनी चाहिए तो ही मैं कर सकता हूँ। आप चाहे पाकिस्तान से यूएई में इंपोर्ट करें, आगे आप एक्सपोर्ट करते हैं यूके में, जहाँ भी आप चाहें, ऑन द सेम पॉइंट आप एट अ टाइम एक मार्केट में रहते हुए आप 4 मार्केट्स को अप्रोच कर सकते हैं। अब यहाँ पर आइडिया है आपका कि आपने ऐसी कौन सी प्रोडक्ट को लेकर चलना है जो आपको आगे बेनिफिट दे। लेट्स से आपके पास वो आइडिया भी नहीं है, तो हम यहाँ हैं, चिश्ती लॉ चैम्बर्स आपको वो आइडिया देगी, आपको वो प्लान देगी, आपकी वो प्रोसेसिंग करेगी, आपको वो एक पाथ बनाकर देगी जिसपे आपने सेफ एंड साउंड वॉक करनी है। उसके बाद हमारे पास थर्ड थिंग क्या आ जाती है यूएई की मार्केट को टच करने के लिए, वो ये है कि आपको एक रेडीमेड लग्जरी ब्रांड प्लेटफॉर्म मिलता है
जहां पर आप अपनी कंपनी को मूव आउट कर सकते हैं। इसमें आप यू कैन स्टार्ट विद जीरो इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने आपको पहले बताया। इसमें आपको कोई रजिस्ट्रेशन की नीड नहीं है कि आपका पाकिस्तान में या यूरोप में बिजनेस रजिस्टर्ड होगा तो ही आप यूएई में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट स्टेप लेते हैं रियाद अल खैमा में, उसके बाद आप अबू धाबी मूव कर सकते हैं, अजमान मूव कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, आप अपने बिजनेस को कितना एक्सपैंड करना चाहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप लोग का आपके माइंड में यही होना चाहिए कि ये सब हम करेंगे कैसे। इसमें हमारे पास स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आता है जो कि आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेगी चिश्ती लॉ चैम्बर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आएगी, आप जब हमारे पास आते हैं अपना बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए, स्टार्ट लेने के लिए, फर्स्ट स्टेप लेने के लिए, हम पहले आपकी डिटेल असेसमेंट करेंगे कि आपका क्या प्लान है और आप एटलीस्ट कितने राउंड्स में आप उस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं या आपका गोल क्या है। उसके बाद आपको कंप्लीट गाइडेंस दी जाएगी आपकी डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से। अगर आपका बिजनेस है, यहाँ पे आप ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसके असेसमेंट करेंगे, उनको डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे। अगर उसमें कोई इंफॉर्मेशन हमें मजीद ऐड करनी हुई उस हवाले से आपको गाइडेंस मिलेगी। देन आपका कंप्लीट प्लान हम प्रिपेयर करेंगे कि एटलीस्ट आपका प्लान क्या होगा, आप कैसे स्टार्ट करेंगे और आगे कैसे लेकर चलेंगे। देन आपको मिलता है बिजनेस लाइसेंस। आपकी जब कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है आपको लाइसेंस दिया जाएगा। अब इस लाइसेंस में आपको एक बेनिफिट ये है कि अगर आप जनरल ट्रेडिंग ले रहे हैं, ठीक है, अगर आप सिंपल ट्रेडिंग का लेते हैं कि कोई भी सर्विस बेस्ड बिजनेस लेते हैं, आपको उसका लाइसेंस मिल गया। अब उस लाइसेंस में आपके पास सिर्फ एक बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं हुआ, आप उस बिजनेस लाइसेंस में आप डिफरेंट कैटेगरीज के बिजनेस कर सकते हैं। बट हमारे पास ये चीज़ होनी चाहिए कि वो बिजनेस सर्विस बेस्ड होगा। अब ऐसे नहीं हो सकता है कि अगर आप सर्विस बेस्ड बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, ई कॉमर्स से रिलेटेड कर रहे हैं, तो आप मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कोई कहता है कि मैंने मैन्युफैक्चरिंग भी यूएई से ही करनी है तो उसके लिए आपको आपका जो जोन है वो चेंज हो जाएगा। आप टैक्स फ्री जोन से आप मेन लैंड में चले जाएंगे। मेन लैंड पे इनिशियली आपको 5%, 10%, 12% जो भी आपकी परसेंटेज फिक्स होती है वो आपको टैक्स पे करना पड़ता है। इसीलिए चिश्ती लॉ चैम्बर्स की जो प्रायोरिटी है वो टैक्स फ्री जोन की है। देन आपका ये सारा प्रोसेस हो गया। अब आपके बेनिफिट्स क्या हैं हम वो देखेंगे। बेनिफिट्स में सबसे पहले तो आपको मिल रही है एमिरेट्स आईडी, ठीक है। आपको एमिरेट्स आईडी मिली, आप अपनी फैमिली के साथ मूव कर सकते हैं, अपने डिपेंडेंट्स लेकर जा सकते हैं। उसके साथ ही साथ जो आपका बिजनेस है उसके बैंक अकाउंट्स ओपनिंग लेटर एंड और रजिस्ट्रेशन वो चिश्ती लॉ चैम्बर्स आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। उसके साथ ही साथ जब आपको एमिरेट्स आईडी मिलती है उसमें आपको मेडिकल फ्री होता है, मेडिकल फैसिलिटी मिल जाती है, आपको डिफरेंट एंट्री परमिट्स मिलते हैं। अब ये एंट्री परमिट्स क्या हैं? जब आपने चिश्ती लॉ चैम्बर से सर्विसेज लेनी है हम आपको मिनिमम 10 पैकेजेस ऑफर करेंगे जिसमें आप अपने एंट्री परमिट्स में आप चाहे अपने 8 एम्प्लॉयमेंट्स के लिए वीज़ास ले सकते हैं, आप चाहे 2 ले सकते हैं, आप चाहे 3 ले सकते हैं, आप चाहे कोई ना लें, आप और आपकी फैमिली मूव करना से। लेकिन अगर आपका यहाँ बिजनेस है, आपको पता है कि मेरा जो बिजनेस है मैं अकेले उसको रन नहीं कर सकता, मुझे उसके लिए 2 बंदे 4 बंदे चाहिए, तो वो डिफरेंट पैकेजेस मिलते हैं। उन पैकेजेस में जो आपको एंट्री परमिट्स हैं, आपकी जो वीज़ा प्रमोशंस हैं वो चिश्ती लॉ चैम्बर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेगा जब आप हमारा पैकेज, कोई भी ऐसा पैकेज जो आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे आप डन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये होना चाहिए कि ये सारा प्रोसेस आपका टाइम कितना लेगा। मैं आपको इसलिए बताती चलूँ कि चिश्ती लॉ चैम्बर्स आपको ये तमाम सर्विसेज एटलीस्ट 1 मंथ में कंप्लीट करके देगा, जिसमें आफ्टर अ मंथ आप वहाँ जाएंगे, आपको को-वर्किंग स्पेस आपकी रेडी होगी, आपको ऑफिस की नीड होगी तो आपका ऑफिस रेडी होगा, आपके वो तमाम मामला जो आपको वहाँ जाके फेस करने पड़े चिश्ती लॉ चैम्बर्स आपको यहाँ बैठे हुए पाकिस्तान में तमाम वो सहूलियात आपको प्रोवाइड करेगा। आपकी वो तमाम जो भी डॉक्यूमेंटेशन है और आपकी वो नेसेसरी थिंग्स जो वहाँ जाकर आपको मुश्किलात का सामना करना पड़े, आप यहाँ से उस हवाले से सेटिस्फाइड होकर फिर पाकिस्तान से मूव करेंगे।
थैंक यू सो मच। उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो आप नोट डाउन कर लें, हम और हमारी टीम आपको उसका आंसर करेंगी। सर, अगर कोई सवाल जवाब का सेशन अभी करना है यूके के हवाले से, या फिर यूके की प्रेजेंटेशन हो जाए उसके बाद आप लोग करना चाहेंगे, या यूके की कंप्लीट कर लें हम? देखिए सर, यूके और यूई में डिफरेंस क्या है कि यूई में आप 40 साल 50 साल या 100 साल में रह लें तो उनकी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि आप वहाँ की इमिग्रेशन ले सकें। अच्छा, अब इसमें अगर किसी का पहले से बिजनेस नहीं है, कोई एम्प्लॉय भी है, तो वो भी जाके यूएई में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। मगर हम जो यूके की बात करेंगे वो टिपिकल बिजनेस कम्युनिटी के लिए, उसके लिए आपका बिजनेस का बैकग्राउंड होना ज़रूरी है। देखिए जी, दुनिया में जितने भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ होती हैं, स्पेशली इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़, वहाँ अगर आप जाते भी हैं बिजनेस के लिए या किसी भी कैटेगरी के लिए, या तो आपको अगर इमिग्रेशन पे लेनी है, तो वहाँ सबसे आम सवाल आता है इन्वेस्टमेंट का। चाहे वो कनाडा हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, यूके हो। यूके में भी एक दो कैटेगरी ऐसी है जिसमें इन्वेस्टमेंट होती है, तो आपको करोड़ों रुपए दिखाने भी पड़ते हैं और करोड़ों इन्वेस्ट भी करने पड़ते हैं। बाकी दूसरा तरीका अगर इमिग्रेशन का है तो वो हाईली स्किल्ड लोगों के लिए है, जो पढ़े लिखे होते हैं, हाईली स्किल्ड होते हैं, वो इमिग्रेशन ले सकते हैं। हम जो प्रोग्राम आपसे डिस्कस करने भी जा रहे हैं, इसमें जो बेनिफिट्स हैं वो ये है कि इस प्रोग्राम के अंदर यूके का है, इसमें आगे जाके आपको इमिग्रेशन मिलनी है, आप पूरी फैमिली के साथ मूव करते हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, और आप यूके जाने के कुछ महीने के बाद, 2, 3 या 4 महीने के बाद आप 4 फैमिलीज को बुला सकते हैं, और वो फैमिलीज कौन होंगी? वो आपके एम्प्लॉयज होंगे। इस वीज़े का नाम है एक्सपेंशन वर्कर वीज़ा, कि 2022 अप्रैल में इन्होंने अनाउंस किया था। इससे पहले जो बड़ा मशहूर ज़माना वीज़ा था उसका नाम था सोल रिप्रेजेंटेटिव वीज़ा, वो 2013 में दिसंबर में आया था, वो ख़त्म हुआ है, तो ये शुरू हुआ है, उन्होंने कुछ चेंजेस के साथ ये शुरू किया है। एक्सपेंशन वर्कर वीज़े का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर हमारी होम कंट्री में एक वेल एस्टेब्लिश बिजनेस है जिसका एक अच्छा टर्नओवर है, अच्छी इनकम है, तो कंपनी अपना एक ब्रांच ऑफिस ओपन कर सकती है, जिसके लिए कंपनी अपने किसी सीनियर एम्प्लॉय को भी भेज सकती है। अगर कोई सोल प्रोप्राइटर है, सिंगल ओनर है, वो खुद भी जा सकता है, और अगर कंपनी पार्टनरशिप में है, चाहे वो ईओपी हो चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो, तो पार्टनर्स में से भी कोई एक जा सकता है। इसमें फोकस कंपनी होती है, एप्लीकेंट नहीं है। अगर मैं सिंगल ओनर हूँ और मैं अरबपति भी हूँ, मेरे अरबों के असासे हैं, मेरे पर्सनल अकाउंट में करोड़ रुपए, उसकी अहमियत नहीं होती है। अहमियत आपकी बिजनेस की होती है। डॉक्यूमेंटेशन सारी वही हैं जो आप हुकूमत पाकिस्तान को दिखाते हैं, सारी वही डॉक्यूमेंटेशन होती है। हर किस्म का बिजनेस इसमें एलिजिबल है, जिस तरह के भी आप बिजनेस चाहें। आप अगर एग्जाम्पल आप देंगे तो उसका भी आपको जवाब दूंगा। कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसका ब्रांच ऑफिस नहीं खोल सकते। आप जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरा रेस्टोरेंट है, तो रेस्टोरेंट में डायरेक्टली जाके इस तरह से नहीं खोल सकता, कोई भी आम सा नाम हो तो रेस्टोरेंट नहीं खुलेगा, लेकिन आप फूड सर्विसेज के बिजनेस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आपका चाहे कंस्ट्रक्शन का बिजनेस हो, आप मैन्युफैक्चरर हो, आप इंपोर्ट एक्सपोर्टर हो, सर्विसेज के बिजनेस, हर तरह का बिजनेस के अंदर आएगा। अच्छा जी, इस कैटेगरी के अंदर जो बेसिकली इसके बैकबोन होती है वो प्रपोज बिजनेस प्लान है। हम प्लान क्या देते हैं, और प्लान हमें वही देना होता है जो हमारा बैकग्राउंड होता है, उसी के रेलेवेंट हमें प्लान देना है। जो प्लान देंगे वही काम करना होता है। इनिशियली हमें ये वीज़ा 1 साल का मिलता है, फिर 1 साल की एक्सटेंशन होती है, फिर 3 साल की एक्सटेंशन होती है, फिर 2 साल, 7 साल में हमें इंडेफिनिट मिलता है। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, उनको पता होगा कि यूके में इंडेफिनिट 5 साल में मिलती थी, लेकिन वो पहली कैटेगरी, कुछ और कैटेगरीज थी जैसे सोल रैप वीज़ा, उसमें आपको 5 साल में मिलती थी। मगर उसमें क्या था कि एक सिंगल ओनर नहीं अप्लाई कर सकता था। आप वहाँ जाने के बाद किसी और को नहीं बुला सकते थे। तो ये डिफरेंस आए, इसमें उन्होंने आसानियाँ भी की हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने इमिग्रेशन का यानी इंडेफिनिट का पीरियड टाइम उन्होंने बढ़ा दिया है। अच्छा जी, 7 साल के बाद आपको इंडेफिनिट, और फिर ज़ाहिर 1 साल के बाद आपको पासपोर्ट मिलता है।
आप वहाँ जब जाएंगे ब्रांच ऑफिस ओपन करेंगे, उस पर किसी किस्म का कोई खर्चात नहीं आते। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो मैंने वहाँ कुछ नहीं करना, सिर्फ एक ऑफिस बनाना है। और कुछ ऐसे भी बिजनेसेस होते हैं जिसके लिए आपको ऑफिस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आप घर से अपने घर के एड्रेस से भी आप काम कर सकते हैं। कंपनी हाउस की रजिस्ट्रेशन होती है आपकी, तो आपके घर के एड्रेस पे भी हो जाती है। तो अगर हम यहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं तो वही चीज़ हम वहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर हम ऑलरेडी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हम सब कुछ वहीं जाके बैठ कर सकते हैं। ये जाहिर है जब सवालात का सेशन शुरू होगा तो जिस तरह के आप लोगों के बिजनेसेस वगैरह हैं वो सवाल करेंगे तो मैं आपको उसका जवाब दूँगा। अच्छा, इसमें आपका सवाल आएगा कि जी किस तरह के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए बिजनेस का, कितना टर्नओवर हो, क्या हो और कितनी इनकम होती। देखें यहाँ पर हर बिजनेस का ना एक अलग बैकग्राउंड होता है। कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिसमें दुनिया को पता है, गोरे को इस बात का पता है कि जी ये 5% से ज़्यादा प्रॉफिट ऑफ मार्जिन हो ही नहीं सकता, इसमें 10% से ज़्यादा का प्रॉफिट ऑफ मार्जिन नहीं होता। कुछ बिजनेसेस होते हैं 20%, 25%, 30%, तो हमें वो चीज़ देखनी पड़ती है। फिर उसको हम देख के फिर हम बताते हैं कि यार कितना टर्नओवर इसके अंदर चलता है, कितनी इनकम हमें दिखानी है। अच्छा, इसमें जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि यूके आपका जो रिटर्न्स है वो नहीं मांगता, क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्मली ऐसा होता है कि हमारी इनकम कुछ होती है लेकिन हम रिटर्न्स में वो इनकम नहीं दिखाते, तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर जी हमने अपनी रिटर्न्स में इनकम कम दिखा दी है तो उसका क्या होगा। तो ये इशू नहीं होता है, हमें ऑडिट रिपोर्ट्स के थ्रू करना पड़ता है। यूके ऑडिट रिपोर्ट्स को मांगता है, तो हम ऑडिट रिपोर्ट्स के हिसाब से इनकम जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी कर देते हैं। उसके अंदर जो प्रोसेस टाइम है वो 6 महीने का प्रोसेस टाइम है मैक्सिमम। अगर आज आप रजिस्टर्ड होते हैं तो हमें इसमें 2 स्टेप होते हैं बेसिकली। यूँ समझ लीजिए कि आपकी एप्लीकेशन 2 बार सबमिट होती है यूके में। पहले होता ये था कि जब हम जाते थे तो कंपनीज हाउस में रजिस्ट्रेशन वगैरह यूके से की जाती थी। अब हम सारी रजिस्ट्रेशन यहीं से करते हैं, पूरी एप्लीकेशन रेडी होती है, बिजनेस प्लान उसके साथ आपकी एप्लीकेशन, वो होम ऑफिस जाता है, लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा यहाँ वर्क परमिट का बड़ा रिवाज है, तो वर्क परमिट के लिए भी एक CS आता है, इसमें भी ऐसे ही होता है। लाइसेंस आएगा एप्लीकेंट के नाम पे, फिर आप सबमिशन करेंगे। सबमिशन करने के बाद 4 से 6 या 8 वीक में फास्टेस्ट रूट है, इसका जवाब जल्दी आ जाता है। आपको इनिशियली 1 साल का वीज़ा देते हैं, जिसमें जो पासपोर्ट पे वीज़ा नहीं आता वो एक स्टिकर लग के आता है, वो वीज़ा नहीं होता है। आपको 90 दिन का टाइम होता है ट्रैवल करने का। 90 डेज़ के अंदर आपको ट्रैवल करना है, वहाँ जाके बायोमेट्रिक कार्ड आप कलेक्ट करते हैं, उस पर आपका वीज़ा होता है। ठीक है सर, तो ये मुख्तसर सा तारुफ था। अगर आपको चीज़ें कुछ क्लियर करनी है, कुछ सवाल करने हैं तो मैं हाजिर हूँ, प्लीज़। सर पैसे नहीं ट्रांसफ़र करने का, इसमें पैसे नहीं ट्रांसफ़र करने, क्योंकि मैंने आपसे कहीं जिक्र नहीं किया इन्वेस्टमेंट। सर देखिए सर, इसमें जैसे दूसरे प्रोग्राम थे ट्राइबल एंटरप्रेन्योर जिसमें 2 लाख पाउंड का, जैसे इनोवेटर वीज़ा है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट होती है, तो आपको इन्वेस्टमेंट ट्रांसफ़र लाजमी करनी पड़ती है। यहाँ पर ऐसी कोई शर्त नहीं है कि वो आपको ट्रांसफ़र करना ही करना है, ये आपकी आसानी पे। मैं वही बताना चाह रहा हूँ, उसी तरह। देखिए सर, होता क्या है कि जो यहाँ से पैसे ट्रांसफ़र होते थे, जब 2-2 लाख पाउंड भी ट्रांसफ़र होते थे, पहले तो 2 तरीके से होते थे। एक तो वो हुंडी के थ्रू भी हो जाया करते थे। नॉर्मली ऐसा होता है कि आप स्टेट बैंक एक सर्टेन अमाउंट तक वो ट्रांसफ़र कर देता है, उसमें कोई इशू नहीं। अभी भी कर सकते, बिल्कुल कर रहे हैं जी, बिल्कुल सही। अच्छा, होता क्या है कि जब आप ये प्रूफ देते हैं अपनी होम कंट्री में कि जी मैंने वहाँ फला बिजनेस किया है, ये उसका प्रूफ देते हैं, उसके लिए मुझे फंड्स दरकार है, तो वो आपको ट्रांसफ़र करने देता है, नंबर 1। नंबर 2, आप जब वहाँ जाते हैं तो पहले आप पर्सनल अकाउंट ओपन करते हैं, फिर कंपनी अकाउंट ओपन होता है। आपका जो पैसा ट्रांसफ़र होना है ना सर, वो यहाँ से पहले पर्सनल अकाउंट में जाता है।
जब आपका वहाँ पर्सनल अकाउंट होगा और यहाँ भी पर्सनल अकाउंट होगा तो आप पर्सनल अकाउंट टू पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर तो आपका यहाँ पर ऑलरेडी फॉरेन अकाउंट्स में है तो फिर तो आपको कोई इशू नहीं है। और अगर उसके बाद कोई बहुत बड़ा अमाउंट आपको ट्रांसफ़र करना है जिसमें नहीं ज़रूरत होती है, इनिशियली जो आप सैलरीज़ की बात कर रहे हैं तो बेसिकली सैलरीज़ के लिए हमें पैसा यहाँ से ट्रांसफ़र करना ज़रूरी नहीं है। हम वहीं से अगर इनकम जनरेट होती है, हमने सैलरी भी वहीं से देनी है, अखराजात भी वहीं से देने सर। नहीं सर, आप ये कह रहे हैं कि जो लोग वहाँ पर हैं उनकी सैलरीज की बात कर रहे हैं ना सर। आप सैलरी बात देखिए सर, मैं आपको बताऊँ सर, उसका ये होगा जब आप बिजनेस ब्रांच ऑफिस ओपन करने के लिए जाएंगे ना सर, तो जो कंपनी अकाउंट आपने वहाँ खुलवाया है सर, उसके अंदर एक्टिविटी तो दिखा देंगे आपको, ठीक है सर। अब अगर आपने फॉर एग्जांपल आप एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से और आपकी कोई डील गई और आपने उसको कोई जो यहाँ से अपनी प्रोडक्ट भेजी, वो कोई 20,000 पाउंड का आपने उसके साथ आपका तय हुआ। जब वो प्रोडक्ट उसके पास पहुँचेगी, वो जो पेमेंट आपको करेगा वो आपके यूके के अकाउंट में होगी, ठीक है सर। क्योंकि आगे के मामला जो एक्सटेंशंस के होने हैं वो किस बेस पे होने हैं, वो इसी बेस पे होने हैं कि जो आपके वहाँ पर कंपनी अकाउंट है उसके अंदर कुछ हलचल होनी है नहीं होनी। अगर आप सब कुछ पाकिस्तान से करते रहेंगे, सारी पेमेंट यहाँ लेते रहेंगे, तो उनका क्या फायदा किसी से। सर तो उसमें क्या मसला है, कोई आपको इकट्ठी तो नहीं करनी 1 लाख पाउंड, आप अगर 5-5 हज़ार करके भी करेंगे सर, हाँ जी बिल्कुल, वो बड़ा अमाउंट स्टेटमेंट अलाउ करता है और छोटी अमाउंट तो वैसे भी अपने पर्सनल अकाउंट से पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। नहीं सर, इसमें ये वो कैटेगरी है, भाई का सवाल ये था कि क्या वहाँ रहना ज़रूरी है, एक सर्टेन टाइम गुजारना ज़रूरी है, वो दूसरी कैटेगरीज में था, वो इसमें नहीं है। इसका जो दूसरा बेनिफिट है वो ये भी है कि एक बिजनेसमैन के लिए वहाँ रहना ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल आप अपनी हेल्प के लिए 2 लोग या 3 लोगों को बुला लेते हैं, वो आपका बिजनेस को लुक आफ्टर कर रहे हैं, आपने आना जाना करते रहना है, कोई शर्त नहीं है दिन पूरे करने, बस सिर्फ आगे के मामलात को चलाने के लिए आपका बिजनेस अकाउंट में हलचल होना जरूरी है। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि इतनी टर्नओवर होना चाहिए, इतने टैक्सेस पे करेंगे तो आपको एक्सटेंशन देंगे। नहीं सर, पहले था 185 डेज आपको हर 365 में से बुलाते हैं, अब इसमें ऐसी कोई शर्त नहीं सर। सर मैंने अर्ज किया कि ऐसा कोई नंबर नहीं है। अब अगर आप किसी एम्प्लॉय को नहीं लेके जाते वहाँ पे, तो सर आपको बिजनेस चलाने के लिए कुछ तो टाइम गुजारना पड़ेगा ना वहाँ पर। जी बिल्कुल, बच्चे भी जा सकते हैं अंडर 18, बच्चों की एजुकेशन फ्री है, मेडिकल फ्री है। आप अगर आपको और बिजनेसेस करने हैं तो आप वो स्पाउस के नाम पे कर सकते हैं और वो जॉब भी कर सकते हैं। नहीं सर, इसमें आईएलटीएस की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। सर जी, जब आपको मैंने बताया ना कि जब वीज़ा आता है आपको, उसको एंट्री क्लियरेंस कहते हैं, उसमें 90 दिन का टाइम होता है। 90 दिन के लिए आपको अंदर आपको ट्रैवल करना जरूरी है। वहाँ जाके बायोमेट्रिक कार्ड की सूरत में आपका वीज़ा होता है, वो कलेक्ट करेंगे आप। उसके बाद कंपनी तो रजिस्टर्ड हो चुकी है आपकी ना जाने से पहले। अब सर बिजनेस अकाउंट तो आप ही नहीं खुलवा रहे हैं ना सर वहाँ जाके, तो जब तक वही नहीं खुलेगा तो एक्टिविटी शुरू कैसे होगी। तो ये नहीं होगा कि वो वीज़ा लेके बैठे हैं यहाँ पर, 90 दिन के अंदर जाने जाना है। 1 ईयर का पहले वीज़ा लगेगा, फिर उसके बाद 1 साल की एक्सटेंशन होगी, फिर 3 साल और फिर 2 साल, टोटल 7 साल। जी जी सर, पार्टनर्स में से कोई एक ही जाएगा
और अगर सोल प्रोप्राइटर है तो वो खुद भी जा सकता है या वो अपने किसी एम्प्लॉय को भेज सकता है। नहीं सर किसी के लिए भी ज़रूरी नहीं है, बच्चों के लिए तो रहना वैसे ही ज़रूरी नहीं है। आप जब उनका वीज़ा ग्रांट करते हैं तो ज़रूरी है कि वो वहाँ रहें, आप साल में एक दफ़ा भी लेके जाएँ तो कोई सर 4 मैक्सिमम पार्टनरशिप। देखिए अगर आपके 3 पार्टनर्स हैं ना और वो आपके सगे नहीं हैं, मतलब आपका भाई बहन या सारे साहब नहीं है तो निकल आता है ना, तो फिर आप वो जा सकते हैं, वो आप उसको बुला सकते हैं। एम्प्लॉय तो नहीं होता है, तो वो दिखाते पे डायरेक्टर टाइप का दिखाया जाता है उनको, तो फिर वो आ सकते हैं। मगर सबके सब नहीं आएंगे कि तीनों तो नहीं आ सकते। जी सर। सर ये था आपका सोल रिप्रेजेंटेटिव वीज़ा में, इसमें यही था कि आप जो मिनिमम है वो जाता है। अगर 50-50 थे तो हम कम करवाते थे शेयर उसके, फिर वो जाया करता था। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन नहीं, इसमें ऐसे क्वेश्चन। सर मेरा तो हर तरह का क्लाइंटर है। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के भी हैं, नॉर्मल ट्रेडिंग के भी हैं, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन भी है। आप ये देखें कि जो सबसे टिपिकल वीज़ा है जिसके बारे में अगर मैं आपसे कहूँ तो आप कहेंगे कैसे लग सकता है। सर जी अगर किसी का पाकिस्तान के अंदर मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है तो आप बताइए वो यूके में क्या करेगा, ब्रांच ऑफिस खोल सकता है? ऐसे का भी वीज़ा ग्रांट हुआ है। ये सब डिपेंड करता है आपके बिजनेस आइडिया के ऊपर। अब वो ना वहाँ पर फार्मेसी खोल सकता है, ना वो जाके डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर सकता है जो यहाँ कर सकता है। वो क्या कर सकता है, जब आप तशरीफ लाएंगे ऑफिस तो मैं आपको बिजनेस प्लान दिखाऊंगा, ये देखिए सर ये बिजनेस प्लान है और ये इसका वीज़ा प्लान है। असल काम ही बिजनेस आइडिया के पूरा प्लान करना। सर कम से कम 3 साल पुराना बिजनेस होना चाहिए, क्योंकि हमें जो डॉक्यूमेंटेशन देनी है उनकी वो 3 साल की भी प्रोवाइड करनी होती है। सर आप क्या एक्सपोर्ट करते हैं सर? मेरा जो सबसे अच्छा क्लाइंट है ना पाकिस्तान में वो सियालकोट में है। सियालकोट सभी यही करते हैं और स्पेशली बिल्कुल सर आप यही करेंगे जिस तरह से किया है आपने। अगर आपकी ज़ाहिर पहले असेस करेंगे, आपके फाइनेंशियल्स को देखेंगे, अगर आपकी कंपनी काबिल है तो हम आपको गो अहेड देंगे और फिर आप इसी प्रोसेस से गुजरेंगे। आपको कुछ नहीं करना सर, वहाँ जाके यूके ब्रांच ऑफिस ओपन करके आपने अपने सिर्फ क्लाइंटल को बढ़ाना है। आपके अगर ऑलरेडी यहाँ से यूके में जा रहा है तो अब क्या होना इन फ्यूचर सर, जो आपका क्लाइंटल अभी यूके में है ना वो वही रहेगा। अब उसके साथ जो आपने डील करनी है वो यूके ऑफिस में बनानी है। पहले पाकिस्तान ऑफिस बना रहा था, अब यूके ऑफिस बनाएगा। उसकी जो भी पेमेंट्स वगैरह आएंगी वो आपके जब उस अकाउंट में आएंगी तो आपका सर वैसे काम चल रहा है, इसी तरह से चलाते रहिए और आगे इमिग्रेशन कीजिए। सिंपल है। अच्छा सर मैं एक क्वेश्चन पूछना प्लीज प्लीज सर। मेरा नाम मोइन अहमद है और मैं ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग से मुंसलिक हूँ। अब यूके मेरे बिजनेस की मार्केट नहीं है, लेकिन मैं अगर वहाँ पे अपना ब्रांच ऑफिस खोलता हूँ तो क्या मैं अदर देन माय बिजनेस मैं वहाँ पे कोई बिजनेस एक्टिविटी कर सकता हूँ? देखिए सर मैंने अभी जो कुछ समय पहले बात की थी कि मेडिसिन का जो एग्जांपल दी थी वो तो हो ही नहीं सकता यूके के अंदर, लेकिन प्लान कुछ ऐसा दिया गया था। अब जैसे आपका है ट्रांसफार्मर का ना, अच्छा ट्रांसफार्मर तो आप मैन्युफैक्चरर हैं यहाँ पर। अब ट्रांसफार्मर की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत सारे कुछ ऐसे प्रोडक्ट ऐसे चीज़ें आती हैं जो हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है, हमें ये देखना पड़ता है क्या उनमें से कोई ऐसी चीज़ें हैं जो यूके यूरोप से आती हैं जो आपके ट्रांसफार्मर के अंदर लगेंगी। ठीक है सर, वो देंगे हम सर कि हमने वहाँ बैठ के जो ब्रांच ऑफिस बनाना है वो बेसिकली हमारा ये प्लान है, ये मैन्युफैक्चरिंग है, इसके अंदर ये चीज़ें की ज़रूरत होगी जो हम यहाँ से और यूरोप से भेजेंगे सर। क्लियर सर? तो किसी भी तरह का जो बिजनेस आपका हो ना उसमें कोई इशू नहीं है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, इससे बहुत बेहतर बनेगा आपका प्लान सर।
अच्छा सर, मिनिमम टर्नओवर क्या है आपका इधर, मतलब सर देखिए, आप मैं एक यार्डस्टिक लेते हैं कि ये कितना एटलीस्ट होना चाहिए, तो फिर इसके बाद हम देखिए सर, ये बड़ा टेक्निकल सवाल है, मैं इसका बड़ा 2 लफ्ज़ों में जवाब दूंगा सर। ये हमें देखना पड़ता है नेचर ऑफ बिजनेस और उस बिजनेस का प्रॉफिट ऑफ मार्जिन। देखिए, गोरे को भी पता है कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पर उसमें क्या प्रॉफिट ऑफ मार्जिन होगा। सबको पता है कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट ऑफ मार्जिन जो है वो सर्विसेज के बिजनेस में है, जिसमें हम ऑडिट रिपोर्ट में 30% भी दिखा सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मुझे कंपनी की इनकम दिखानी है सालाना 1.5 करोड़। अब अगर 1.5 करोड़ की इनकम दिखानी है तो सर अगर मेरा सर्विसेज का बिजनेस है तो सर 5 करोड़ का हो गया, 5 3 15। लेकिन अगर मैं एक ऐसा बिजनेस कर रहा हूँ जिसका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन मैं कितना ही जोर लगा लूँ 10% से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो सर मैं 15 करोड़ चाहिए टर्नओवर मुझे इसका। So that's what I'm asking कि how much amount do you guys require by the client, कि आप क्लाइंट से रिक्वायर करते हैं कि यार एटलीस्ट इतना आप, मतलब यानी कि फॉर एग्जांपल मैं ये इस सेंस में बात कर रहे हैं, अंदर में बात कर रहे थे कि प्रॉफिट आप कितना रिक्वायर करते हैं जो आपने इनकम डिक्लेयर करनी है। सर हमने 1.25 से 1.5 करोड़ का दिखाना है। अच्छा, ठीक हो गया सर, तो इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं। अच्छा, जैसे मैंने पहले शुरू में अर्ज किया था कि इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हम रिटर्न्स में इनकम कम दिखा रहे हैं। हम तो 1.5 करोड़ नहीं दिखा रहे ना, हो सकता है हम 60 लाख दिखा रहे हो, 70 लाख दिखा रहे हो, लेकिन हमारा टर्नओवर अच्छा, हमें किस पे खेलना होता है सर, हमें टर्नओवर पे, क्योंकि हमें ऑडिट रिपोर्ट्स बनानी है। अब अगर मेरा टर्नओवर ही नहीं है इस काबिल, पहले जब मैं आपसे मीटिंग करूंगा तो मैं आपसे पूछूंगा कि सर क्या नेचर ऑफ बिजनेस है, क्या टर्नओवर है, तो मैं आपको बताऊंगा कि सर नहीं, ये नहीं हो सकता है। हाँ, फिर उसके कुछ सोल्यूशंस होंगे, उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अगर वो उस वक्त सारे मैप पे पूरा उतरता है हमारा, तो हम आपको उसी वक्त गो अहेड देते हैं। सर एक और क्वेश्चन ये है कि इधर मोस्टली हमारे इधर तो बिजनेस कम्युनिटी में मोस्टली ये ट्रेंड चलता है, बिकॉज आई एम ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई नो कि जो ऑडिटेड अकाउंट्स क्या हैं, तो इधर ये प्रॉब्लम ये है कि फॉर एग्जांपल जो हमारे बिजनेस के अकाउंट्स होते हैं उनमें ट्रांजैक्शन हम लोग नहीं कर रहे होते, वी प्रेफर टू डू ट्रांजैक्शन इन पर्सनल अकाउंट्स, तो वो अब उसको कैसे आप कोप अप करें? वो नहीं चलेगी सर। राइट, नंबर 1 देखिए, नॉर्मली जो ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं जो सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस होते हैं, सिंगल ओनर वही चलाते हैं। कुछ जो एओपी होती है या 2-3 पार्टनर्स होते हैं तो वो कंपनी अकाउंट तो चला ही रहे होते हैं, क्योंकि उनको जो भी कुछ देना है ना रिटर्न्स, वो कंपनी अकाउंट में देना है, क्योंकि एओपी या प्राइवेट लिमिटेड में आप पर्सनल अकाउंट में तो दे ही नहीं सकते, क्योंकि कानून नहीं कहता है इस चीज़ का ना। बट आई एम टॉकिंग अबाउट सोल प्रोप्राइटरशिप। मैं उसी पे आ रहा हूँ ना सर। अब अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं और आप अपनी कंपनी अकाउंट बना हुआ है आपका, लेकिन आप चला नहीं रहे, आप पर्सनल अकाउंट में डील कर रहे हैं, देखिए ये चीज़ विजिट वीजे में तो चल जाती है। ठीक है, अगर आप यूके का विजिट अप्लाई करते हैं तो ये बिल्कुल उसमें चल जाती है, क्योंकि जब आप ये लिख के देते हैं, बैंक भी लिख के देता है कि ये इनका है तो पर्सनल अकाउंट, लेकिन ये इससे अपने बिजनेस की ट्रांजैक्शन भी करते हैं और हम सारे रिटर्न भी उसी की वजह से भर रहे होते हैं, तो वो चल जाता है। मगर इसमें नहीं चलेगा। इसमें फिर हम आपसे ये गुजारिश करेंगे, अगर हम ये पूछते हैं कि जी कितना टर्नओवर है, वो आपके हमारे हिसाब से पूरा उतरता है, तो फिर हम कहेंगे आपसे कि सर अब नॉर्मल टाइम से थोड़ा सा ज़्यादा चलना पड़ेगा। अब आप इतने इतने महीने अपने जितना भी आपका आ रहा है बिजनेस, वो आपको कंपनी अकाउंट में करना पड़ेगा सर। यानी आसान लफ्ज़ों में पर्सनल अकाउंट नहीं चलेगा। जैसे मैंने पहले शुरू में अर्ज किया था कि अगर आपके पर्सनल अकाउंट में करोड़ों रुपए भी हों और आपके असास से अरबों के भी हों, उसकी कोई हैसियत नहीं। तो हमें बिजनेस अकाउंट को चलाना ही चलाना है सर। प्लीज़ सर, मेरा नाम सैयद वालिद अली नकवी है और मेरा क्वेश्चन फूड के सेक्टर से रिलेटेड है सर। अगर हम अपनी कोई ब्रांच यूके में ओपन करते हैं, आपने मेरे क्वेश्चन का पूरा रिप्लाई देना है। ये 3 इसमें मैंने बेसिकली आपसे क्वेरीज डिस्कस करनी है। नंबर 1 ये है कि अगर उसका वहाँ पे ब्रांच यूके में ओपन करते हैं तो उसके लिए जो मैन पावर है नेटिव से एक्सपोर्ट करेंगे या वहाँ से हायर करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, मेरे बिजनेस में मिनिमम रिक्वायरमेंट है 10 पर्सन्स की, ठीक है, ब्रांच ऑफिस में, वहाँ से लेने हैं, पाकिस्तान से लेके जाने हैं। नंबर 3, टोटल इसमें प्रोसेसिंग टाइम कितना लगेगा आपको ये केस प्रोसेस करते हुए, और एंड पे है कि इसकी कॉस्ट है। सर आपका यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट है? जी। अच्छा, वो जो रेस्टोरेंट है आपकी पार्टनरशिप है, सिंगल ओनरशिप? तो आप ट्रांजैक्शन किस में करते हैं? क्योंकि नॉर्मली तो रेस्टोरेंट वाले बिजनेस अकाउंट में नहीं डालते, आप क्या करते हैं?
नहीं, अगर आप उसको पार्टनरशिप में नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है पार्टनरशिप की सर। ठीक है, अच्छा, पहले तो आपको ज़ाहिर है वो सब कुछ वैसे ही चलाना पड़ेगा क्योंकि अभी आपका वो सब रन नहीं करना होगा। दूसरी बात ये सर कि अगर तो आपके यहाँ पर भी अच्छी ब्रांचेस हैं ऑलरेडी, अब ये ना हो कि जी सिर्फ और सिर्फ एक ही शहर में एक ही ब्रांच है। ठीक है सर। अच्छा, अब इसमें क्या होता है सर, देखिए नॉर्मली जो हम प्लान देते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट का तो नहीं देते ना सर, क्योंकि आपने तो ब्रांच ऑफिस ओपन करनी है। लेकिन जब आप रेस्टोरेंट का बना के देते हैं तो सर रेस्टोरेंट फिर ये 40-50-60 हज़ार पर नहीं होता सर। फिर आप जो प्लान देंगे फिर ध्यान में ये रखेंगे कि तगड़ी इन्वेस्टमेंट होनी है उस प्लान के अंदर, क्योंकि आप प्रॉपर एक रेस्टोरेंट बनाने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, अब आप ये कह रहे हैं दूसरा सवाल कि जी मेरा एम्प्लॉयज़ की 10 की रिक्वायरमेंट है, तो सर अगर 20 की भी है तो आप 4 से ज़्यादा नहीं लेके जा सकते यहाँ से, बाकी आपको वहीं से रखने पड़ेंगे। तो आपके प्लान के अंदर डिफरेंस ये आ जाएगा कि जो एक नॉर्मल आदमी की इन्वेस्टमेंट प्लान बन रहा है उसके अंदर नॉर्मली 50-60 हज़ार पाउंड का प्लान बनता है इसके अंदर, आपका उससे ज़्यादा का बन रहा है। ये बस ये फ़र्क आएगा इसके अंदर, और आप एम्प्लॉयज़ उतने ही लेके जाएंगे जितना आपको बताएंगे, बाकी आपको वहीं से रखना पड़ेगा। सर इसकी कॉस्ट और प्रोसेसिंग टाइम? सर प्रोसेसिंग टाइम नॉर्मल अगर हम किसी को आज मिलते हैं और गोहेड देते हैं तो मैक्सिमम 6 महीने का है, क्योंकि मैंने अर्ज किया कि 2 स्टेप हैं इसके। आपकी एप्लीकेशन जब रेडी होती है तो पहले वो जाती है सबसे पहले लाइसेंस के लिए, वो टाइम लेते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद जब आती है तो फिर आप बायोमेट्रिक्स देके एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। जैसे सोल रिप्रेजेंटेटिव वीज़ा था उसके अंदर 4 महीने का मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन चूंकि अब एक स्टेप बढ़ गया है तो 2 महीने का फर्क ज़्यादा हो गया। कॉस्ट जहाँ तक है सर इसमें 3 तरह की कॉस्ट। प्रोसेसिंग टाइम अभी आपने इसको पेन डाउन किया, मतलब सर 6 महीने 6 मंथ मैक्सिमम 6 महीने के अंदर, आज अगर हम स्टार्ट लेते हैं तो 6 महीने के अंदर हो जाता है। अच्छा, इसमें क्योंकि वीज़ा इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है, 260 पाउंड की फ़ीस है। लाइसेंस जो अप्लाई करते हैं उसकी 535 पाउंड फ़ीस है। अच्छा, इसके अलावा अगर कंपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह करनी है तो वो 250 पाउंड के अंदर अखराजात आते हैं। NHS अब बढ़ गया है, आपको पता होगा, पहले 624 था, अब वो 1035 हो गया है। लेकिन चूँकि 1 साल का हमें देना पड़ता है तो तकरीबन 1300 बनता है, यानी आप ये समझ लें कि ये 2100 पाउंड के अखराजात इसके हैं आपके। जहाँ तक हमारी फ़ीस का ताल्लुक़ है, हम नॉर्मली 10,000 पाउंड चार्ज करते हैं, लेकिन हम गुजरावाला के चैम्बर ऑफ कॉमर्स में यहाँ आए तो यहाँ के हिसाब से हमने एक ही पैकेज देना है सर, और वो सबको एक ही रखना है, चाहे जो भी होगा वो सबके साथ हम एक ही तरह से डील करेंगे, वो हम शेयर कर लेंगे, या जब आप लोग तशरीफ लाएंगे ऑफिस हमारे तो वहाँ बैठ के हम करेंगे, लेकिन हम एक ही देंगे सर। सर टेंटेटिवली बता रहे हैं अराउंड कितना, 7,000 से 10,000 में फॉल कर रहा होगा सर, कर जाएगा। और पेमेंट हम सारी इकट्ठी नहीं लेते, ये सारी पेमेंट स्टेप बाय स्टेप होती है। जैसे जो भी हमारे अमाउंट तय होता है हम वो चार्ज करेंगे आपसे, बाकी जो है वो वीज़ा ग्रांट होने के बाद चार्ज करते हैं। अच्छा, फिर इसमें जब हमारा एप्लीकेशन और बिजनेस प्लान रेडी होता है तो हम ज़ाहिर कंपनी स्टार्ट करते हैं, वो 2-3 महीने का टाइम वो लग जाता है, तो तब आपको पे करने होते हैं। लाइसेंस के लिए 535 तब पे करते हैं। फिर जब वो लाइसेंस आ जाएगा तब हमारी एप्लीकेशन की फीस जाती है NHS के साथ 260 पाउंड और 1035 पाउंड। तो सारे स्टेप बाय स्टेप आपको पेमेंट करनी, इकट्ठी कोई पेमेंट नहीं होती। सर हमारे 2 तरह के पैकेज, हमारे 2 तरह के पैकेज देखिए, एक क्या है जो हमारे एग्रीमेंट के अंदर है, वो ये लिखा हुआ है कि हम आफ्टर वीज़ा आपको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे जब आप UK पहुँचते हैं, NHS में रजिस्ट्रेशन कंपनी तो हो चुकी है, बैंक अकाउंट वगैरह ओपन करवाना क्योंकि बाद इतना आसान नहीं होता है, बिजनेस कैसे करना है, इस प्लान को कैसे लेके चलना है, ये इनिशियल आपको बताया जाता है। एक प्लान होता है हाथ पकड़ के चलाने वाला। इवन हमारा जो ऑफिस है, हम हेयर ऑफिस है हमारा, हम ऑफिस भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको ऑफिस नहीं लेना तो हमारा ऑफिस भी आप यूज़ कर सकते हैं। वो एक अलग पैकेज होता है जो UK में तय होता है जाके, क्योंकि हर बिजनेस की एक अलग रिक्वायरमेंट होती है, उस हिसाब से हम हाथ पकड़ के भी आपको चला सकते हैं। जी सर, देखिए एक जो इम्पोर्टेंट काम है वो आप ही ने करना है, वो हमने नहीं करना है। उसके एंट्री जो कुछ घूमेगा वो हम करेंगे। सर इन्वेस्टमेंट तो आप ही ने करनी है, जिस प्लान के तहत आप जा रहे हैं, अगर आपने कुछ इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट तो आप ही नहीं करनी है ना सर। अब उसके इर्द गिर्द जो कुछ घूमेगा वो सारा हम संभालते हैं।
जाहिर है 1 साल कैसे लेके चलना है, फिर एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है, फिर दोबारा एक्सटेंशन के लिए आपको इंडेफिनिट के लिए पासपोर्ट, ये पूरा पैकेज होता है सर। ये आपके ऊपर है, आप चाहेंगे बिल्कुल वो पैकेज लीजिए हमारा, वहाँ जाके उसका फैसला यूके ऑफिस से करें सर। दैट्स ऑल। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा नाम अली हमजा है। मेरा चावल एक्सपोर्ट का बिजनेस है। मेरे कज़न होते हैं वहाँ पर स्टडी वीज़े में, ठीक है। क्या वो वहाँ पर अपनी मेरी कंपनी के नाम से मतलब रजिस्ट्रेशन करवा के वहाँ पर ऑफिस खोल नहीं सकते हैं? सर, देखिए इसके लिए अगर हम अपने किसी एम्प्लॉय को भेजते हैं ना, आपने ये कहा ना कि वो मेरे एम्प्लॉय के ऐसे से वहाँ पर रजिस्टर कर सकता है, तो उसकी एक शर्त है बड़ी इंपॉर्टेंट। वो ये शर्त है कि वो एम्प्लॉय कम से कम 1 साल पुराना हो। अच्छा, पाकिस्तान में तो हम बहुत आसानी से दिखा सकते हैं कि अगर मेरा भतीजा है, उसको मैंने अपने एम्प्लॉय के ऐसे से भेजना है, बेशक वो मेरी कंपनी में नहीं काम कर रहा है, तो मैं उसको 1 या 3 साल पुराना भी दिखा सकता हूँ, क्योंकि मैंने उसकी बैंक स्टेटमेंट नहीं भेजनी है जिसमें उसकी तनख्वाह गिर रही है, मैंने सैलरी से भेजनी है। और चूंकि मैं उसको ओन कर रहा हूँ, कंपनी ओन कर रही है, डॉक्यूमेंटेशन कंपनी के, तो इनफ है। लेकिन एक बंदा जो कि ऑलरेडी यूके में मौजूद है, आप उसको कैसे दिखा सकते हैं कि मेरी कंपनी में काम कर रहा है? जब वो पहले पाकिस्तान आएगा, अब उसके चूँकि उसका रिकॉर्ड यूके के पास है ना, तो हम छुपा भी नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। उसको आना है पाकिस्तान, 1 साल तक रहना है, यहाँ पर काम करना है, फिर अप्लाई करें। सर वो तकरीबन 2 साल से वहाँ पर आ रहा है। फिर इसको पाकिस्तान आना पड़ेगा सर, वो नहीं कर सकता। कानून ये कह रहा है कि अगर आप एम्प्लॉय की हैसियत से किसी को भेज रहे हैं अपना ब्रांच ऑफिस ओपन करने के लिए, तो उसको 1 साल तक यहाँ काम करना जरूरी है, तो वो नहीं जा सकता, वो नहीं कर सकता आपके बिहार पर। क्लियर सर? कोई और सवाल? सर वो भाई ने कहा था ना कि क्या वो 7 से 10 में हो जाएगी? नहीं सर, हम कोई चार्ज नहीं करते, और इवन हम डिपेंडेंट से भी चार्ज नहीं करते। अब हमारे किस्मत है कि किसी का 1 हो या 10 हो, उसका भी कोई चार्ज नहीं। सर आपका जो टर्नओवर का जो है पैकेज, मेरा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, उसका जो आपने कहा 1.5 करोड़ प्रॉफिट में होना चाहिए, क्या वो जरूरी है? अगर टर्नओवर करके 5 करोड़ या 6 करोड़ है लीगली, मेरी प्राइवेट लिमिटेड है। ठीक है सर, प्राइवेट लिमिटेड में क्या होता है कि प्राइवेट लिमिटेड में आप SECP से रजिस्टर्ड होते हैं, आपको ऑडिटर भी SECP का होता है। अगर तो आप हमारे उस न्याय पे पूरा उतरते हैं जो रिक्वायरमेंट है इसकी, तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि सर जो आपका ऑडिटर है उसको जो मैं फिगर दूंगा उस हिसाब से ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा, तो मैं वो केस लूँगा। क्योंकि अगर आपका 5-6 करोड़ का टर्नओवर है, तो पहले तो मैं ऑडिट रिपोर्ट देखूंगा आपकी, उसमें अगर तो आपकी इनकम आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही है और आपका प्रॉफिट और मार्जिन 30% हो सकता है आपके बिजनेस में, तो मैं इस तरफ आगे आऊँगा। और फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी ऑडिट रिपोर्ट्स को चेंज करवाएं, क्योंकि यूके बीए जो है वो SECP में नहीं जाता है, वो FBI में नहीं जाता है, वो ऑडिटर को ईमेल करता है कि तुमने बनाया, वो कहता है हाँ मैंने बनाया। तो अगर आपके टर्नओवर आपके बिजनेस के प्रॉफिट के लिहाज से नहीं है, तो आपको बढ़ाना पड़ेगा, और फिर आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट्स जो है वो हमारे हिसाब से बनवानी पड़ेगी। मतलब सॉरी मैं समझा नहीं आपकी बात। सर जी, बैंक स्टेटमेंट में टर्नओवर होता है, हम उसको टर्नओवर को देखते हैं, वो बैंक में नहीं फ़ोन करते हैं उसकी तरह जो स्टूडेंट के लिए जा रहा है या इन्वेस्टमेंट दिखा रही होती है कितना पैसा है या नहीं है, वो ये देखेंगे कि बैंक स्टेटमेंट हम दे चुके हैं ना उनको, बैंक स्टेटमेंट में जो टर्नओवर आ रहा है वो ऑडिट रिपोर्ट में आ रहा होगा ना सर, हम दिखा चुके हैं ऑडिट रिपोर्ट में कितना टर्नओवर, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम तो आपसे ये अर्ज कर रहे हैं कि हम केस ही उस वक्त लेंगे जब हर चीज़ पूरी होगी, नहीं होगी तो आपको पूरा करवाएंगे जब ऑडिट, क्योंकि सबसे अहम चीज़ टर्नओवर है, टर्नओवर पे पहुंचेंगे तो बाकी काम होंगे, अदरवाइज बाकी काम तो नहीं हो सकते। आपकी ऑडिट रिपोर्ट डिपेंड ही आपके टर्नओवर पे। सर आपने अभी कहा कि हमें अपनी ऑडिट रिपोर्ट चेंज करनी, क्या आपकी ऐसी कोई अपनी भी कोई कंसल्टेंसी है इसमें कि हमें ऑडिट रिपोर्ट चेंज करने में हेल्प कर सकती है? देखिए सर, बिल्कुल होती है, हम ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर तो आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, अगर AOP है, क्योंकि AOP और सो प्रोवाइडरशिप में ऑडिट रिपोर्ट्स नहीं बनती हैं पाकिस्तान के अंदर ना, तो वो हम प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल करते हैं। हमारे ऑडिटर्स होते हैं
लेकिन हमारे हाथ तब बन जाते हैं जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, तो चूंकि उसका अपना ऑडिटर होता है तो फिर हम उसको रिक्वेस्ट करेंगे कि ये फाइनेंशियल है, इसको ये बनाना है, तो वो फिर अपने ऑडिटर से कहता है। बाकी हम संभाल लेते हैं सर, ईओपी और सोल प्रोप्राइटर का हम खुद ही करेंगे। लेकिन सर वो भी ऑडिटर भी जो रिपोर्ट है वो चेंज कर सकते हैं अगर आरपीआर के नहीं करना। आप जो आपने बात की है टर्नओवर इसका 5 करोड़ या 6 करोड़ है, टर्नओवर तो वही रहेगा, उसने प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट उसने चेंज करना है उसके लिए। नहीं सर, मैंने अर्ज किया था कि पहले तो हमारा इत्तलान करना जरूरी है कि हमें इतने टर्नओवर पे केस हो सकता है नहीं हो सकता। अब जैसे आपकी मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा इसके अंदर? 10-15%, ठीक है सर। तो 15% के लिए सर 5 करोड़ रुपए नहीं हो सकता है। मैंने आपसे ये अर्ज किया कि फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा इसको चलाना पड़ेगा, हमें अपने टर्नओवर में इजाफा करना पड़ेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए उस साल। ठीक है, जो फिर हम ऑडिट रिपोर्ट्स देंगे, जैसे अभी आपका अभी तो आपके ऑडिट रिपोर्ट्स आ रही है, तो अभी तो आप सब कुछ नहीं कर सकते ना 1 महीने के अंदर, तो हमें फिर एक साथ इंतजार करना पड़ेगा आपके लिए। अगर आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड नहीं होती, ईओपी या सोल प्रोप्राइटरशिप में होती, तो हम इसको 6 महीने में पूरा कर सकते हैं। सर वो भी वैसे इन माय प्रोफेशनल मतलब एक्सपीरियंस मैंने वो आप एक्सटर्नल ऑडिटर ओपिनियन आप एक डिफरेंट भी अपॉइंट कर सकते हैं सर बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज मैं लॉ का स्टूडेंट भी हूँ और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी, तो आई नो कि वो दैट्स नॉट एन इशू एट ऑल। वो आप एक्सटर्नली अरेंज कर सकते हैं तो अ स्पेशल मीटिंग। सर बिल्कुल कर सकते हैं। नहीं सर, प्रेजेंट वीजे पे जाके आप नहीं कर सकते, आपको इसी कैटेगरी के अंदर सर ये अप्रैल 2022 में स्टार्ट हुआ है, सोल रैप बंद हुआ है और ये स्टार्ट 2022 अप्रैल। करंट आप बता रहे हैं मैं इसका नहीं क्या एक्सपेंशन यूके एक्सपेंशन वर्कर वीजा सर जी, सोल रिप्रेजेंटेटिव वीजा दिसंबर 13 में आया था सर, और 14 में मेरा पहला वीजा ग्रांट हुआ। टायर वन एंटरप्रेन्योर जो 2 लाख कमाने वाली कैटेगरी थी वो पाकिस्तान में थी, और एक्सपेंशन तो आंख बंद करके ही मैनेज की। आप जो थे वो पता आप सैकड़ों आप माइक पे काम सर 85 से 90%, 100% तो हो ही नहीं सकता, वो तो झूठ है। सर आपसे हम लेंगे क्योंकि आपने 2 दफा पूछ लिया, अब तो आपसे बनता है लेना, डबल होगा। नहीं सर, हमारे चार्जेस नहीं है सर, यूएई पे आपने ये जवाब दिया सर, बुशरा 37 कॉस्ट है इसमें हमारे पास 1 ईयर का 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर डिफरेंट पैकेज है, तो आपको डिपेंड करोगे कि आप क्या पैकेज लेना चाहते हैं। सर कॉस्ट जैसे आपको मैंने मेंशन किया 6000 आपके दोनों लग जाते हैं 1 ईयर। हाँ सर मुझे यूएई का मैंने से दे दिया। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है मेरा कि आप ऑडिट रिपोर्ट जब लगाते हैं जी सर, आपका क्या सवाल है? सर ऑडिट रिपोर्ट जब आप लगाते हैं तो आपको बिजनेस बैंक अकाउंट स्टेटमेंट फिर लगानी पड़ती है ना? सर बिल्कुल लगानी पड़ती है। और फॉर हाउ मेनी मंथ्स? सर 1 ईयर, लास्ट 1 ईयर। लास्ट 1 ईयर। जी तो मैंने
और फिर उसके साथ वो अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी लगेगा? नहीं सर, अकाउंट मेंटेनेंस लेटर नहीं लगता सर। तो हम अब देखिए ना, फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे ने ऑपरेट किया बिजनेस अकाउंट फॉर अ ईयर और एज पर योर कहने के रिक्वायरमेंट कि वो 3 साल का एक वो स्पैन है जो हमने उसको शो करना है, तो बाकी फिर पिछले 2 साल की आप वो ऑडिटेड रिपोर्ट्स लगाएंगे? सर 2 साल की सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट्स लगती हैं, उसका बैंक स्टेटमेंट नहीं लगता है। राइट। जो फाइनल ईयर का होता है वो बैंक स्टेटमेंट पूरे 1 साल का लगता है। और हम लास्ट 1 ईयर का या फ्रॉम द लास्ट 1 ईयर, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एप्लीकेशन 5-4 महीने बाद जानी है, यानी जैसे आपका बिजनेस प्लान और एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाती है और वो लाइसेंस के लिए अप्लाई करने वाले होते हैं, तब हम ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं, क्योंकि उस वक्त तक हम आपके बिजनेस अकाउंट को चला रहे होते हैं सर। क्योंकि अगर आप आज रजिस्टर्ड होते हैं तो उस स्टेप पे आते आते 2.5-3 महीने लग जाते हैं सर। तो वो हम बिल्कुल जो ऑडिट रिपोर्ट्स होती हैं वो बिल्कुल फाइनल में बनती हैं सर, यानी जो आखिरी हद तक आपकी ट्रांजैक्शंस होनी है वहाँ तक हम उसको लेके चलते हैं और उसी वक्त से बनती है। यानी अगर हमने अप्लाई करने के एक केस मार्च में, तो फिर वो मार्च से मार्च तक की बनेगी सर। सर वो मैं तो ये क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ, जो फाइनेंशियल ईयर होता है मोस्टली बिजनेसेस का, ये कंपनीज का, वो तो प्री डिसाइडेड होता है, आप अपने फाइनेंशियल दूसरी तरीके से बनाते हैं। 1 जनवरी को अगर 31 दिसंबर है तो उसी तरह चलेगा, अगर 1 जुलाई से 30 जून तक है तो उसी तरह नहीं चलेगा ना सर। देखिए ये मैनेजमेंट अकाउंट लगते हैं ना सर। देखिए इसके अंदर हमने अगर केस अप्लाई करना है सर किसी का जनवरी में, तो सर उसने तो अपनी अगर और वो एओपी है या वो सोल प्रोप्राइटरशिप में, तो जुलाई में चले जाते हैं, बन जाते हैं ना, उनके रिटर्न्स वगैरह सब चले जाते हैं। तो और उस पर ऑडिट रिपोर्ट तो लगती ही नहीं है, बनती नहीं, जैसे मैंने अर्ज किया आपको। तो इसमें हम खेल सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होता। हम 1 साल की लगाते हैं और उसी से ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं। जो आपकी प्राइवेट लिमिटेड होती है उसमें भी सर ऐसे ही होगा, क्योंकि सर इसका मतलब ये हो गया कि जितनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उनके अगर हमें केस सबमिट करने हैं वो तो हम जनवरी या फरवरी से पहले कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनका तो ईयर कंप्लीट ही दिसंबर में जाके होता है। तो ऐसा नहीं होता है। हम अगर जून में भी कर सकते हैं, तो हम जब जून की ऑडिट रिपोर्ट बनाएंगे तो जून टू जून बना के उनको दिखाएंगे, और जो पिछली हैं वो लगा देंगे उसके साथ, अगर वो सही है। अगर वो सही नहीं है तो हम वो भी आपको बताएंगे कि वो कैसे बनानी है, आपने किस तरह से ग्रेजुअली अपने बिजनेस को बढ़ाना है, आपने दिखाना है। और सर एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन ये कि फॉर एग्जांपल अगर ये थोड़ा सा इस प्रोसीजर स्टार्ट किया, अगर यूके में कोई बिजनेस विजिट वीज़ा हम अप्लाई करते हैं, तो जो आप रिक्वायरमेंट कह रहे थे कि आप पर्सनल अकाउंट स्टेटमेंट उसके साथ अटैच कर सकते हैं जी, तो उसके लिए आप बिजनेस को वेरीफाई करने के लिए क्या सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर करते हैं? सर ये तो फिर वो मैंने बता दिया, तो फिर तो आप तो पूरा वो हमारा क्या फायदा, लेकिन मैं बता देता हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं, मैं बता देता हूँ। ज़ाहिर मैं सारे कार्ड तो भी रखूँगा। मैंने जैसे पहले अर्ज किया आपसे कि पहली बात तो ये ध्यान में ले आइए कि अगर किसी ने भी एक्सपेंशन वर्कर वीज़ा करना है इन फ्यूचर 4, 6, 8 महीने में, और उसका रिसेंट अभी कोई यूके के पास रिकॉर्ड नहीं है, तो वो अप्लाई ना करें अपना विजिट वीज़ा। क्यों? क्योंकि आपने अगर उनको अभी लेटेस्ट अपनी इंफॉर्मेशन दे दी और फिर हमें चेंजेस करनी होंगी तो हम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपने अगर हमें रिकॉर्ड दे दिया और उसकी इनकम आपने दिखा दी अपने हिसाब से कम, तो सर 6 महीने बाद हम अपनी उतनी इनकम तो नहीं दिखा सकते। तो पहले तो ये ध्यान में ले आइए कि कोई भी विजिट अप्लाई नहीं करेगा अगर उसने एक्सपेंशन करना है। अब अगर आप विजिट अप्लाई करते हैं सर, तो विजिट के लिए आपको सिर्फ ये दिखाना होता है कि आपकी होम कंट्री में आप इकोनॉमिकली इतने वेल स्टैब्लिश हैं कि आप जाएंगे तो वापस आएंगे। वो सिर्फ एक चीज़ देखते हैं आपकी, वो क्या देखते हैं कि जो आपके फाइनेंशियल्स हैं जो आप उनको दे रहे हैं वो जस्टिफाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, चाहे वो पर्सनल अकाउंट में करें बिजनेस ट्रांजैक्शन या कंपनी अकाउंट में करें, दोनों टैली होनी चाहिए आपकी, बिजनेस अकाउंट से भी और पर्सनल अकाउंट से भी। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होगा कि जी इतना होना चाहिए क्लोजिंग बैलेंस, इतना होना चाहिए 50 लाख 40 लाख पर्सनल अकाउंट के अंदर। क्लोजिंग बैलेंस हमेशा जो होता है, जो अखराजात आप दिखाते हैं वो उसी के अंदर दिखाते हैं पर्सनल अकाउंट के अंदर, तो वो आपको दोनों को मैच करना पड़ता है। बिजनेस अकाउंट से पर्सनल अकाउंट में अगर दोनों चल रहे हैं आपके, लेकिन अगर आप बिजनेस अकाउंट अपना पर्सनल अकाउंट में ही चला रहे हैं बिजनेस का, तो फिर आपको जो ट्रांजैक्शंस होनी है उसको जस्टिफाई करना है आपने कि आपकी जो ये फाइनेंशियल्स हैं जिसमें अर्ज किया कि उसी बेस पे रिफ्यूज़ करते तो वो आप उनको वेरीफाई जस्टिफाई नहीं कर पाते। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और कुछ नहीं।
सर एक क्वेश्चन होता है कि बटर स्टैम्प है वहाँ पे अगर ऑलरेडी छोटी जाती है उस खास वाले सर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है। अभी क्या हो रहा है यहाँ पर ना एक कैटेगरी के बारे में बड़ा सुनने में आ रहा है और वो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। सर जी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीज़े की बात कर रहे हैं आप अभी, ऐसी कोई कैटेगरी एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैं बड़ा सिंपल सा तरीका आपको बता देता हूँ, उसको पता कर देगा। आप गूगल पे जाइए और आप लिखिए यूके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पॉलिसी गाइडलाइन। सर अगर आपको पॉलिसी गाइडलाइन मिल जाए तो फिर आप मुझे कहिए। अब जिस कैटेगरी की पॉलिसी गाइडलाइन नहीं है तो क्या अप्लाई कर सकते हैं? मेरा सवाल है आपसे, बताइए। आपको पॉलिसी गाइडलाइन नहीं मिलेगी और पॉलिसी गाइडलाइन ढूंढिएगा uk.gov, तो वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसलिए उसका सवाल करते हैं। आप किस कैटेगरी की बात कर रहे हैं? एंड अप कर दूं सर स्टूडेंट की, तो अब हम मेरी स्पेशलिटी स्टूडेंट की नहीं है, मेरी इमिग्रेशन की है, हम उसी में वो कर रहे होते हैं। तो हमारे स्टूडेंट का स्टाफ देखे नहीं आए हैं अभी। देखिए जो लोग चले गए ना सर, मैं आपको बताऊँ ना, जो लोग उस कैटेगरी में जा चुके हैं उस लॉ के तहत जो अपने डिपेंडेंट्स को लेके गए हैं, और अगर आगे उन्होंने वो सर्टेन टाइम गुजार दिया तो उनको मिल जाएगा, उन्हें नहीं मिलेगी। सिंपल सी बात है, इतना आसान नहीं है। नहीं सर ये अब तो सब खत्म हो रहा है सर, ये वर्क परमिट टाइप की वीज़े आहिस्ता आहिस्ता सब खत्म हो रहा है। सर दो चीज़ें मेरी प्लीज, आपने प्राइवेट लिमिटेड में बोला कि 5-6 करोड़ की अगर होती है तो आप कहते हैं कि हम देखेंगे कि इसको बढ़ाना है, कितनी होनी चाहिए टन जो सेल्स की वॉल्यूम है कि जिससे आपको क्लियर करते हैं ये ठीक है। एक दूसरी चीज़ ये कि साल बाद जब आपका वो रीन्यू होना है वहाँ का वीज़ा, तो वहाँ का टर्न, वहाँ की सेल्स जो साल की है वो कितनी होनी चाहिए कि उसका दोबारा चांसेस है कि अच्छी वो हो जाएगा, क्योंकि वो भी तो उन्होंने देखना ना कि आपने साल में आगे क्या किया, कुछ वो कर भी रही नहीं कर रही। सर देखें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि एक साल में आपका इतना टर्नओवर हो, इतने आप टैक्स दे चुके हो तो आपका एक्सटेंशन देंगे। उसकी लॉजिक ये है सर कि कहीं पर भी ना दुनिया में एक साल में आप कोई बहुत तूफानी बिजनेस खड़ा नहीं कर सकते। उन्होंने आपको जो एक्सटेंशन देनी है वो इस बेस पे देनी है, वो देख के देनी है कि जहाँ यहाँ जब जिस मकसद के लिए आए कुछ किया है, कुछ एक्टिविटी हुई है, आपके ऑडिट रिपोर्ट बनती है ना सर, एक साल की आपकी जाएगी ना, तो उसमें जाहिर है जो मैंने पहले जोर दिया था शुरू में वो इसी पे दिया था कि आपको अपने बिजनेस अकाउंट में एक्टिविटी रखनी है। उन जैसे सोल रिप्रेजेंटेटिव वीज़ा में जो 3 साल के बाद एक्सटेंशन दिया करते थे वो इस पे नहीं देते थे कि आपने बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा किया है, वो ये देखते थे कि यार जिस मकसद के लिए आए उसने काम किया तो एक्सटेंशन मिल जाया करती थी आपको। तो ऐसा कोई शर्त नहीं है, आपने बस थोड़ा बहुत काम करना है वहाँ जाके तो आपको एक्सटेंशन मिल जाएगी। तो मेरा ऑलरेडी वहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे जो हमारी कंपनी है जो प्राइवेट लिमिटेड है उसका कंसीडर वो लिंक तो नहीं है, लेकिन वहाँ भी एक कंपनी हम लोग रजिस्टर की हुई है जो हमारे जो एक डायरेक्टर है हमारी कंपनी के, उनके पर्सनल नाम से वहाँ बिजनेस हमारा वहाँ पे एक्सपोर्ट का है। अगर वही बिजनेस जैसा वो बिजनेस इस जो ये वाली कंपनी है अगर वो जिस उसके थ्रू हो जाता है तो वो मेरे ख्याल में वो देखिए सर पहले बात तो ये कि उन्होंने कंपनी यहाँ पर बिजनेस एग्जिस्ट करता है, अच्छा है, तगड़ा है, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करता है तो ठीक है। नंबर 2, अगर वो कंपनी ऑलरेडी कंपनीज हाउस में रजिस्टर्ड है तो पहले बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि कानून ये कहता है कि अगर आप जब ब्रांच ऑफिस ओपन करने जाएं तो आप वहाँ पर किसी किस्म का पहले से एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए आपकी, तो हमें बंद करनी पड़ेगी उनका, क्योंकि वो कंपनी के डायरेक्टर्स में से हैं, ज़ाहिर सारी चीज़ें हैं। अगर उसका पर्सनल वो शख्स होते उस नाम से भी नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो हम बंद करनी पड़ेगी अगर हमें उसी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से जाना है। बिल्कुल हो जाएगा 100%, लेकिन वो क्राइटेरिया पूरा करे तो होगा। और जहाँ तक आपकी बात है कि आपका जो सिलसिला है सर, मैंने बड़ा आसान लफ्ज़ों में बताया था कि हमें सर ऑडिट रिपोर्ट में लॉजिकली बताना पड़ता है कि जो इनकम हम दिखाते हैं वो इनकम वाकई इस बिज़नेस की कितनी बनती है। तो सर अगर उस बिज़नेस का प्रॉफिट और मार्जिन
20% है तो सर जी तो 10 करोड़ का टर्नओवर होगा तो मतलब 7.5 करोड़ का टर्नओवर होगा तो हम 20% के मार्जिन पे 1.5 करोड़ तक ही दिखा सकते हैं। तो ये बस ध्यान में रहे आपके। अगर आप कहते हैं कि जी मेरा 15% है तो हमें थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि हम 5 करोड़ पे सर इतनी नहीं दिखा सकते, थोड़ा सा करना पड़ेगा हमें। 6 महीने चलाएंगे, 6 महीने के बाद अप्लाई कर देंगे, उस हिसाब से थोड़ा सा ट्रांजेक्शन बढ़ा के। इसका मतलब है कि 1.5 करोड़ रुपया का प्रॉफिट होना चाहिए, फिर हम अप्लाई कर सकते हैं। होना नहीं चाहिए, दिखाना चाहिए जी। अकाउंट में होगा तो होगा नहीं, अकाउंट में टर्नओवर होना चाहिए। और टर्नओवर ये जरूरी नहीं, याद रखिएगा जैसे जब कोविड आया था ना सर, तो कोविड में मैंने बाकायदा ऐलान किया था ये कि यूके वीज़ा बांटने वाला है, तो लोगों ने कहा ये कैसे हो सकता है, सब कुछ बंद है। तो सोल रिप्रेजेंटेटिव वीज़ा उस वक्त ऐसा गया था ना सर कि आप लोगों की सोच है, बिजनेस दुनिया को पता था नहीं चल रहे थे, मगर उन्होंने ट्रांजैक्शन हमने करवाई थी, उन्होंने अपने पैसे को घुमाया उसके अंदर। और उस वक्त ज़ाहिर है इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए होती थी, लेकिन हाँ 5-6 करोड़ तो फिर भी किया था। और सर जितने अप्लाई किए थे ना कोविड में के सबके वीज़ा ग्रांट हुए थे। तो बताने का मकसद ये है कि आप अगर प्रॉपर बिजनेस से भी नहीं आ रहा ना तो आप खुद भी इसको जनरेट कर सकते हैं, जो हमें अगर टर्नओवर को बढ़ाना है। अच्छा सर, आपकी ना ऑफिस एक लाहौर, एक फैसलाबाद और कराची, इस्लामाबाद। आप कौन से ऑफिस को टाइम देते हैं? सर आप करीब कौन सा पड़ेगा मैं वहाँ आ जाऊँगा। सही। आप लाहौर ही करीब पड़ेगा, मैं आपको इंशाल्लाह लाहौर में मिलूंगा। ठीक है। तो सर इसके अलावा ये तो 2 कंट्रीज हो गए, इसके अलावा दूसरे कंट्री जो आपने इसके ऊपर मेंशन किए हुए हैं रैंडमली, जरा उनके बारे में थोड़ा। नहीं सर, यहाँ जो आए हैं वो सिर्फ यूके के लिए और यूके के लिए, हमारी टीम बाकी नहीं है। ठीक है, तो हम सिर्फ इसी के लिए यहाँ पर हैं। सही। सर और कुछ? मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने माशाल्लाह जिस तरह के सवालात किए हैं, जितनी डिटेल्स के साथ, तो ज़ाहिर है आप सबका इंटरेस्ट शो करती है इसके अंदर सर। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोग आएंगे। लाहौर ही आपके करीब होगा, मैं लाहौर ऑफिस में ही होता हूँ और इंशाल्लाह मैं वहाँ आप लोगों से मिलूँगा। अभी ज़ाहिर है हमें टाइम नहीं मिला कार्ड वगैरह आपके साथ वो करने का, लेकिन हमने आपके फॉर्म तो फिर करा लिए, हम खुद भी आप लोगों से रब्ता करेंगे और इस पर भी नंबर्स वगैरह हैं, आप लोग मिल सकते हैं नंबर लाहौर के, तो इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी।